हाँ, तो आज हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, या ऐसा समझ लो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। तो आप सब लोग कंप्यूटर साइंस के ही स्टूडेंट हैं। तो प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर आखिरकार है क्या, या प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसी को हम आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर is an electronic device that takes an input, processes it and gives an output। अब तुम्हारा फ़ोन है, उसको भी तुम कंप्यूटर कह सकते हो। कोई वॉच है, कोई माइक्रोवेव है, उसे भी कंप्यूटर कह सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखो ये सिलेक्ट हो रहा है। मतलब मैंने कंप्यूटर को कहा कि सिलेक्ट करो, तो इसने सिलेक्ट किया। और जैसे तुम कोई भी ऐप यूज़ करते हो, जैसे तुम इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो, तो तुमने जैसे ओपन किया तो वो एक इनपुट मिलता है उसको, और वो फिर रिक्वेस्ट भेजता है इंस्टाग्राम वालों को कि इसने इंस्टाग्राम ओपन किया है, इसको डेटा भेजो। तो फिर तुम्हारा स्टोरीज फीड वगैरह सब लोड होके तुम्हारे में आ जाता है। ठीक है। और ये कंप्यूटर्स बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, एक सेकंड में ये बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर पाते हैं। और इसके कई कई टाइप्स होते हैं। जनरली जब हम कहते हैं कंप्यूटर, तो हम कोई ऐसे कंप्यूटर या लैपटॉप को ही रेफर करते हैं। लेकिन तुम इसको भी कंप्यूटर कह सकते हो, माइक्रोवेव को भी, क्योंकि इसमें भी तुम इनपुट देते हो कि 25 मिनट्स तक मुझे इसको खाने को गर्म करना। तो फिर वो हमें टास्क करके देता है। मतलब हम उसको जो भी टास्क देंगे वो करेगा। इतना सिंपल है कंप्यूटर, इसका खुद का कोई दिमाग नहीं होता। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आता है सेकंड, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ऐसा समझो, हार्डवेयर ये वो होता है जो आप टच कर सकते हो। जैसे तुम्हारा माउस हो गया, तुम्हारा कीबोर्ड हो गया, तुम्हारा मॉनिटर हो गया, इन सबको तुम टच कर सकते हो, इसको हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको तुम टच नहीं कर सकते। जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप को तुम टच नहीं कर सकते। तुम वो सॉफ्टवेयर फ़ोन के थ्रू चला रहे हो, तुम फ़ोन की स्क्रीन को टच करते हो, लेकिन व्हाट्सएप को तुम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर है। वैसे ही कोई भी गेम है, उसको तुम फ़ोन के थ्रू या अपने पीसी के थ्रू एक्सेस करते हो, उसको तुम एक्चुअल में टच नहीं करते। तो हार्डवेयर जो होता है, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कहीं रन नहीं कर सकता। ठीक है, बिना फ़ोन के हम व्हाट्सएप नहीं चला सकते, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ है ही नहीं। तो समझो तुम्हारे पास फ़ोन है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, उनमें ना कुछ ओपन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो उसको डब्बा कहते हैं ना। तो विदाउट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इज जस्ट अ बॉक्स। अब आती है थर्ड चीज़, कंप्यूटर बनता कैसे है। तो कंप्यूटर के मेन ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जो यहाँ पे लिखा ना, थ्री अमीगोस, मतलब थ्री कोर कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो तुम जो भी उसको इनपुट देते हो, वो इसी में प्रोसेस होता है, सीपीयू में ही प्रोसेस होता है। जैसे समझो तुम कैलकुलेटर में कोई कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेटर एप्लीकेशन होती है ना, उसमें कोई भी कैलकुलेशन करते हो, तो वो भी तुम्हारा इसी में प्रोसेस होता है। तो समझो कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, वो भी इसी में प्रोसेस होगा, तुम्हें आउटपुट फिर स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है। और जो रैम होती है, ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट। और अभी तो समझो रैम इतनी महंगी हो गई है, तुम्हें पता ही होगा, जो 3-4 साल से रैम के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो रैम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रैम क्या करता है, जो अभी जैसे ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो ये सब रैम में स्टोर होता है, फिर यहाँ पे आउट दिखता है। तो हम जो जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं ना, तो उसका डेटा रैम में यूज़ होता है और फिर स्क्रीन पे दिखता है। जैसे तुम यूट्यूब चलाते हो, तो यूट्यूब में ऐसा तुम्हें दिखता है ना कि 1 या 2 मिनट का डेटा ऑलरेडी उस उतना वीडियो का पार्ट ऑलरेडी लोड हो जाता है। तो वो तुम्हारे रैम में लोड होता है, और उतना पार्ट डाउनलोड होके फिर यूट्यूब के थ्रू हमें दिखता है। मतलब वो टेम्पररी रैम में डाउनलोड होता है, और उसके बाद हमें यूट्यूब में दिखता है। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी आपके पास, उतने ज़्यादा आप एप्लीकेशन सेम टाइम पे रन कर सकते हो। ठीक है। तो
अगर गेम्स रन करनी है हैवी वाली तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा रैम चाहिए होगी, इसलिए आप देखोगे कि जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उसमें ज़्यादा रैम होती है। और रैम को मेमोरी भी कहते हैं, जनरली हम मेमोरी और स्टोरेज को सेम कंसिडर करते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में रैम को मेमोरी कहा जाता है, और जो स्टोरेज होती है उसको स्टोरेज ही कहा जाता है। और स्टोरेज क्या होती है, जिस जो हम डेटा स्टोर करते हैं, देखो यहाँ पे स्टोरेज है, ये एग्जांपल समझ लो, ठीक है। इसका ब्रेन है जो वो प्रोसेसर है, ठीक है। और ये है पीछे बुक्स का स्टोरेज, इसमें जितनी इसको बुक चाहिए उतनी वो टेबल पे लाएगा और उसको पढ़ेगा, मतलब उसको प्रोसेस करेगा। तो वैसे ही जैसे हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो हमारे स्टोरेज में रहती है। पर समझो जैसे ही आपने उस ऐप पे क्लिक किया, वैसे ही वो ऐप में ऐप के पीछे जितना प्रोग्राम होगा वो सब रैम में लोड होगा, और फिर जब तुम यूज़ करोगे तो उसका प्रोसेसिंग वगैरह वो होगा सीपीयू, ठीक है। तो अगर ज़्यादा स्टोरेज है तो तुम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो, कोई भी तुम्हारा मूवीज हो गई, कोई भी एप्स हो गई, कोई भी चीज़, तो वो सब तुम स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो। और अगर अच्छा फास्टर सीपीयू है तो तुम्हारे मतलब एप्स एकदम फास्ट रन करेंगे, एक क्लिक किया और तुरंत ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आती है मेन चीज़, व्हाट इज अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज a set of instructions that we give to the computer. The computer processes it and give us an output. मतलब प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन है जो हम कंप्यूटर को कहते हैं कि भाई तू ये करके दिखा, ठीक है। तो जैसे हम कंप्यूटर को कहते हैं कि तू, जैसे कोई ऐप है उस पर हमने क्लिक किया, इसका मतलब हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि तू ये ऐप ओपन कर। और समझो कोई और प्रोग्राम है, जैसे जो कैलकुलेटर ऐप है ना, उसके पीछे भी प्रोग्रामिंग होती है। तो जैसे हम 1+2 फिर इक्वल टू दबाते हैं, इसका मतलब उसको पता चल जाता है कि हम जो है उसको ये कह रहे हैं कि इन दोनों का सम करके हमें आउटपुट दे दो। तो ऐसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी है, जैसे हम चाय बनानी है हमें, ठीक है, उसके स्टेप्स होते हैं ना। हम चाय को गर्म मतलब पानी को गर्म करें, फिर टी लीव्स मतलब चाय पत्ती उसमें डाले, और उसमें फिर दूध डाले, इसने इसमें दूध नहीं डाला इसने फिर इसमें दूध डाले और फिर उसको सर्व करें, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेटर प्रोग्राम में हम उसको इनपुट देते हैं, नंबर देते हैं, और फिर ऐड करना है सब्सट्रैक्ट करना है वो भी उसको बताते हैं, तो उसको प्रोसेस करके फिर रिजल्ट देता है। प्रोग्राम उससे कहते हैं हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई तुझे ये काम करना है। अगर वेबसाइट्स बनानी है वो भी प्रोग्राम से ही बनती है कि तू वेबसाइट बना। हालांकि इतना सिंपल नहीं होता, वो बहुत हजारों लाइंस ऑफ कोड्स में उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो काफ़ी डिटेल होता है। लेकिन हम उसको यही बता रहे हैं उस प्रोग्राम में कि तुझे ऐसे ऐसे वेबसाइट बनानी है, ऐसे इस फोटो को दिखाना है, ऐसे इस टेक्स्ट को दिखाना है, इसका कलर ये रखना है। तो वही इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब एक नया टर्म है, अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की तो आपको नहीं पता होगा। एक चीज़ होती है उसको कहते हैं बग, ठीक है। बग सिंपल वर्ड्स में कहे तो बग का मतलब होता है एरर। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसमें समझो लिखने में कोई गड़बड़ हो गई तो एरर आता है, वो फिर हमें सही आउटपुट नहीं मिलता। तो समझो आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करने जा रहे थे, बाजू में व्हाट्सएप था, समझो यहाँ पे, तो उस पर तुमने क्लिक कर दिया तो कोई गलत ऐप ओपन होगी ना, तो वो एरर हो गया, हमारी साइड से एरर हो गया। तो बहुत पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स रहते थे, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बहुत यूज़ होती थी। तो उस टाइम पे कंप्यूटर में एक बार ये हुआ कि कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा था, मशीन सही से काम नहीं कर रहा था। तो वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उस टाइम के, उन लोगों ने देखा, तो उनको ये वाला बग मिला। तो ये पता नहीं क्या है, बड़ी वाली मक्खी या ऐसा कुछ है। तो वो बग जो है वो उस मशीन के अंदर फंस गया था, इसलिए मशीन काम नहीं कर रहा था। तो फिर इन लोगों ने बग को निकाला और फिर मशीन अपने आप काम करने लग गई, मतलब जो एरर था उसको रिमूव कर दिया, ऐसा समझ। तो ये सबसे पहला एरर था जो कंप्यूटर में फेस हुआ था, जब इसमें लिखा है ना फर्स्ट एक्चुअल केस ऑफ बग बीइंग फाउंड। सबसे पहला बग था वो कुछ ऐसा दिखता था, इन लोगों ने सजा धजा के रखा है इसको। और इसी से एक टर्म आता है डीबगिंग। डीबगिंग मतलब हम बग को निकालने का ट्राई कर रहे हैं, एरर को, जो हमारे प्रोग्राम में एरर आ रहा है उसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, उसको कहते हैं डीबगिंग, ठीक है।
अच्छा, व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस लिए बनती है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो जो कंप्यूटर होता है ना, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज वो होती है, वो 0 एंड 1 से बनती है। देखो ये है, और समझो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है इसमें बाइनरी लैंग्वेज में, और ये लिखा है ना, ये जो हम डेसिमल नंबर में 5 कहते हैं ना, तो 5 को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, तो कंप्यूटर में ऐसे स्टोर होता है। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और हम इतने बड़े बड़े, अगर हमें उसको टास्क देने हैं तो हम तो कितना 0 1 0 1 करके इतना ज़्यादा तो लिख नहीं सकते, है ना। इसके लिए जो पहले के इंजीनियर्स थे, उन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, जैसे पाइथन हो, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, ये अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, और इस लैंग्वेज को यूज करके हम कंप्यूटर को टास्क देते हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है जैसे ये है वरुण धवन, इसको सिर्फ हिंदी आती है। ठीक है, और ये है अपना सुपरमैन, इसको सिर्फ इंग्लिश आती है। तो ये दोनों को बात करनी होती है, पर दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, तो बीच में हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ना। वैसे ही अगर हमें हमें कंप्यूटर से बात करनी है, इसलिए बीच में ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो हम उसको देते हैं, और जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसे 0 1 या ऐसे लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर समझ पाए। तो उसके बाद फिर कंप्यूटर समझ जाता है, तो कंप्यूटर अपना आउटपुट देता है वापस से इसको, और ये फिर हम हमें जो लैंग्वेज में हम समझ पाए वैसे आउटपुट आउटपुट दे देता है हमें। तो ऐसे वर्क करता है। हाँ, यहाँ भी सेम चीज़ लिखी है, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है सिर्फ बाइनरी समझता है, और बाइनरी में 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। बाइनरी मतलब जो हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है ना, उसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ ट्रांजिस्टर कैसे दिखते हैं। ये कुछ ऐसे दिखते हैं ट्रांजिस्टर, और ये तो फिर भी बड़े हैं, एक्चुअल में ट्रांजिस्टर बहुत छोटे होते हैं। ये दिख रहा है ना, 843 नैनोमीटर, नैनोमीटर कितना स्मॉल होता है, इतने छोटे साइज के ट्रांजिस्टर होते हैं। और ट्रांजिस्टर अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होती, तो उसमें उसमें पता होता कि वो उसकी दो स्टेट होती है, या तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, या तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, तो जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है ना, तब उसको वन, उस स्टेट को 1 कहा जाता है, और जब नहीं होती है तो उसको 0 कहा जाता है। तो ऐसे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं एक प्रोसेसर में। तो उसमें ऐसे ऐसे डेटा स्टोर, एक्चुअल में 0 और 1 नंबर में नहीं होता, ऑफ और ऑन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, वो चार्ज है या नहीं है, वैसे होता है। और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। और तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बाइनरी इंस्ट्रक्शन लुक समथिंग लाइक दिस, तो ऐसे कुछ ऐसे दिखते हैं, बाइनरी नंबर 1 0 1 0 ऐसे। अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, सबके अलग अलग पर्पस होते हैं। और इनिशियली ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं थी, समझो, सबसे पहले असेंबली थी, फिर सी, फिर आई C++, और फिर उसके ऊपर अलग अलग लैंग्वेजेस बनती गई। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि इतनी सारे लैंग्वेजेस क्यों है ना। तो इसमें ऐसा होता है ना कि हर लैंग्वेज के लिए उसकी अपना अपना पर्पस होता है। तो जैसे एआई अभी इतना ट्रेंड में चल रहा है, तो एआई में ज़्यादातर पाइथन यूज़ होता है, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज ऐसी है ना कि एआई का यूज़ सबसे एफिशिएंटली उसमें होता है। और सब जो वेबसाइट हम बनाते हैं, उसमें फ्रंट एंड के लिए मेनली जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। जैसे
यहाँ पे टच करेंगे तो ये होगा, फिर यहाँ पे टच करेंगे तो ये होगा। तो वैसे इंस्ट्रक्शन जो लिखे होते हैं वो जावास्क्रिप्ट में लिखे होते हैं। तो हर पर्पस के लिए अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है। हाँ। अब क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू रन अ प्रोग्राम। ठीक है। तो ये एग्जांपल है। अम, जैसे तुम्हारे फ़ोन में इंस्टाग्राम है, तो उस पर तुमने टैप किया, तो तुम्हारा जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको पता चलता है कि हाँ, इसने इंस्टाग्राम पे टच किया, इसका मतलब हमें इंस्टाग्राम को ओपन कर। अब इंस्टाग्राम का तुमने इंस्टॉल किया है तो उसका जो प्रोग्राम होता है वो तुम्हारे स्टोरेज में होता है। तो स्टोरेज से उसको प्रोग्राम को उठा के तुम्हारे रैम में लोड करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद सीपीयू का काम आता है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है। लेकिन वो देखता है कि तुम लॉग इन हो कि नहीं हो, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं है। और फिर इंस्टाग्राम जब ओपन होता है तो उसमें जो जो डेटा होता है, जो रील्स, पोस्ट, स्टोरीज, वो सब तुम्हारे फीड में दिखता है। तो ऐसे वर्क करता है। ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में हम डीप में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा समझो कंप्यूटर जो है वो हर एक चीज़ को बाइनरी में ही स्टोर करता है। ठीक है। जैसे इमेज हो गई ना, तो इमेज को भी ये बाइनरी में स्टोर करता है। कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी बाइनरी में स्टोर करता है। और जो कोई भी साउंड है, उसके वेव फॉर्म में जो साउंड होता है वो भी उसको बाइनरी में सेव करता है। और जब हम देखते हैं ना तो वो बाइनरी को दोबारा से, जो MP3 फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट है, उसमें दोबारा से कन्वर्ट करके फिर हमें दिखाता है। तो कभी भी सरप्राइज मत होना। बाइनरी, जो कंप्यूटर में हर एक चीज, एवरी सिंगल थिंग इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन बाइनरी। ठीक है।